वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास कॉमर्स के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि पहले अध्याय में मैंने आपको पिछले वीडियो में व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के प्रकार भी बताए थे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ यहाँ पर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, और इसके बाद इसमें आपको बताऊंगा उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं और अवसर लागत क्या है। इन तीन बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के पहले अध्याय के अंतर्गत 12वीं क्लास का पहला अध्याय हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आप इसको देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहले ये समस्या रहती है कि उस अर्थव्यवस्था को इस पूरे जो मनुष्य के जीवन स्तर को कैसे मैनेज किया जाए, इसको कैसे संभाला जाए, इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाए। और उसके सामने सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था के सामने, वो पहली समस्या होती है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना, ये उसकी पहली समस्या। मतलब अर्थव्यवस्था में किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है उसका पता लगाना। हमारी आवश्यकता क्या है और उन आवश्यकताओं में भी पहली आवश्यकता क्या है, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं में से जो पहली आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। और पहले उसको पता लगाना पड़ेगा कि पहली आवश्यकता क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति हर प्रकार की आवश्यकता पूरी करना चाहता है पर उसके पास हर प्रकार की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते। तो सीमित साधनों में उसको अपनी आवश्यकता पूरी करना है, तो पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करे, कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, उसकी कितनी मात्रा उत्पादन करें, ये उसकी पहली समस्या होती है। जैसे अगर हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हमारे देश को पहले क्या आवश्यकता है। हमारे देश में लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। तो इनमें से कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करें। एक अल्प विकसित पिछड़ी अर्थव्यवस्था है तो सबसे पहले भोजन की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करें, लोगों के पहनने के लिए कपड़ों की व्यवस्था करें, उनको रहने के लिए शेल्टर्स, मकान की व्यवस्था करें। ये अल्प विकसित पिछड़ी अर्थव्यवस्था की प्रथम आवश्यकता होगी। तो उसका उत्पादन खाद्यान्न पर फोकस होगा। वे मकानों का उत्पादन करेगा, मकानों का निर्माण करेगा, वे कपड़ों का निर्माण करेगा, वे छोटी छोटी वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान देगा। ये क्या उत्पादन किया जाए इस समस्या में है। अगर वो विकसित अर्थव्यवस्था है तो वो एसी पर ध्यान देगा, वो टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा, वो उन्नत प्रौद्योगिकी पर ध्यान देगा। अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या उत्पादन करना है, ये समस्या का निर्धारण। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, मतलब उत्पादन के साधन कौन से उपयुक्त होते हैं, कैसे किया जाए। तकनीकों का उपयोग करना है, श्रम का उपयोग करना है। आपके पास कौन से साधन उपलब्ध हैं। अगर आपके पास श्रम साधन उपलब्ध है तो आप श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे। अगर हमारे पास श्रम कम है तो हम तकनीकी पूंजीगत साधनों का उपयोग ज्यादा करेंगे। तो पूंजीगत साधनों में तकनीक है, मशीनें हैं, उनका उपयोग हम ज्यादा करेंगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर आपके पास श्रम भी है, तकनीक भी है, तो दोनों का संतुलन बनाकर हम उत्पादन करेंगे। कुछ तकनीक का उपयोग करेंगे, कुछ श्रम साधन का उपयोग करेंगे। हमारे पास अगर स्किल्ड मतलब क्षमतावान उन्नत श्रम है तो हम उसका उपयोग ज्यादा करेंगे। हमारे पास क्षमतावान उन्नत श्रम कम है तो हम तकनीक का उपयोग ज्यादा करेंगे। यहाँ श्रम से मतलब होता है कार्य करने वाले कुशल मजदूर, कुशल कारीगर, कुशल कर्मचारी। अगर हमारे पास कुशल कर्मचारी, कारीगर, श्रमिक, मजदूर पर्याप्त उपलब्ध है तो हम
इनका उपयोग करना पसंद करेंगे, इनका उपयोग अर्थव्यवस्था में ज्यादा किया जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर इनकी कमी है तो फिर हम तकनीक, मशीन, प्रौद्योगिकी इनका उपयोग करेंगे, पूंजीगत साधनों का उपयोग करेंगे। ये दूसरा उत्पादन कैसे किया है। अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। मतलब उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनको इनका हिस्सा कैसे वितरित करें। भूमि को उसका लगान, श्रम को उसका मजदूरी, पूंजी को उसका ब्याज, साहस को उसका लाभ, संगठन को उसका वेतन। ये उत्पादन में से धन का वितरण इन सबको होना चाहिए। उत्पादन के साधनों को उत्पादित वस्तु वितरित होना चाहिए, उत्पादित धन वितरित होना चाहिए। उत्पादन में किसका कितना हिस्सा हो, पूंजी का कितना हिस्सा हो, श्रम का कितना हिस्सा हो, साहस का कितना हिस्सा हो, ये हमारे उत्पादन की तीसरी केंद्रीय समस्या में आता है। क्योंकि हमको इनके लिए उत्पादन करना है, तो ये उत्पादन इनमें वितरित कैसे किया जाए, ये हमारी अर्थव्यवस्था की तीसरी केंद्रीय समस्या होती है। जिसका जितना उत्पादन में हिस्सा होता है, जिसका जितना उत्पादन में उपयोग किया जाता है, उसके हिसाब से उसका उत्पादन में हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए। उसको उस उत्पादन में उतना हिस्सा मिलना चाहिए। पूंजी को उसकी पूंजी के अनुसार उपयोग हिस्सा मिलना चाहिए, श्रम को उसके श्रम के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार हमको उत्पादन के साधनों में उत्पादित धन का या उत्पादित वस्तु का कैसे वितरण करें, ये भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में आता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र। अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बाद आता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र का मतलब होता है दो संयोगों के साथ में उपयोग करते हुए एक संयोग के साधनों को कम करके दूसरे संयोग के साधनों को बढ़ाकर हम किस तरीके से उत्पादन घटा बढ़ा सकते हैं, उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना का मतलब ही सीधे शब्दों से पता लगता है कि हम उत्पादन की संभावना का पता लगा रहे हैं कि हम उपलब्ध साधनों में कितना उत्पादन कर सकते हैं। यदि हम संपूर्ण पर्याप्त उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रहे हैं और उनमें अगर हम कोई अन्य वस्तु का उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमको वर्तमान वस्तु के उत्पादन के साधनों में धीरे धीरे कमी करना पड़ेगी और अन्य वस्तु के उत्पादन के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके आपको एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का उत्पादन मिलेगा। मतलब एक वस्तु का जब हम त्याग करेंगे तो उसके बदले में हमको दूसरी वस्तु का उत्पादन मिलेगा। इसी बात को उत्पादन संभावना वक्र मतलब इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाता है। उत्पादन संभावना अनुसूची भी आपको बताई गई है। इससे आप समझिए कि कैसे उत्पादन के साधन दो संयोगों में किस तरीके से आपस में तुलना करके या उनमें कमी या वृद्धि करके कैसे किसी उत्पादन को बढ़ा या घटा सकते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। उत्पादन संभावना सहयोग में जैसे ये कुछ A B C D E हमारे पास इतने सहयोग है, X और Y दो वस्तु उत्पादन करने का, ये भी सहयोग है, ये भी सहयोग है। सहयोग मतलब कॉम्बिनेशन, दो सहयोगों को साथ में उपयोग करना है आपको, एक साथ दो सहयोगों का एक साथ उपयोग करना है आपको। मतलब आपको X वस्तु अभी आप 0 उत्पादित कर रहे हैं, अभी आप Y कर रहे हैं तो आपका उत्पादन हो रहा है 10। अगर आप चित्र में देखें तो X वस्तु का उत्पादन 0 है और Y वस्तु का उत्पादन 10, ये पहला सहयोग। अब आपकी इच्छा हो रही है कि इसके साथ में X वस्तु भी उत्पादित कर लूं। जैसे मान लीजिए ये गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अब हम गेहूं के साथ दाल भी उत्पादित करना चाहते हैं तो यहाँ हम दाल का उत्पादन शुरू करेंगे। तो जब आप दाल की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपको गेहूं की कितनी इकाई कम करना पड़ गई, 10 की जगह 8 हो गई, 2 इकाई कम करना पड़ी। मतलब आपको Y का उत्पादन संयोग में Y के उत्पादन साधनों को कम करना पड़ा।
y के उत्पादन साधन कम किए जब x के उत्पादन साधन बढ़े, मतलब हमने x के उत्पादन साधन लगा के x का उत्पादन किया, ठीक है। तब जाके दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखिए कि हमने x का y का उत्पादन 8 कर दिया और इधर x का उत्पादन होने लग गया। तो जैसे जैसे हम y का उत्पादन कम करते जाएंगे, मतलब y के उत्पादन साधन कम करते जाएंगे और x के उत्पादन साधन लगाते जाएंगे, तो x का उत्पादन बढ़ते जाएगा और y का उत्पादन कम होते जाएगा। हमको 2 इकाई उत्पादित करना है y x की, तो हमने क्या करा, यहाँ 6 कर दिया, 8 का 6 हो गया और साधन कम करना पड़े हमको। हम इसकी 3 इकाई उत्पादन करना चाहते हैं तो हमको y के और कम करना पड़ेंगे। हम इसकी 4 इकाई उत्पादन करना चाहते हैं तो हमको इसके और कम उत्पादन करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे हम y के साधन कम करते जाएंगे तो y का उत्पादन कम होते जाएगा। y का उत्पादन ही कम हो गया, इतना y का उत्पादन कम हुआ और इतना ही x का उत्पादन बढ़ गया। ये y का उत्पादन कम हो गया, x का उत्पादन बढ़ गया। फिर हमने क्या करा, यहां से फिर इसको कम करके यहां ले आए, तो इसका उत्पादन कम हुआ, ये इतना हो गया और इधर ये उत्पादन बढ़ गया। ऐसे इसका उत्पादन और हमने कम किया, इधर उत्पादन बढ़ गया। मतलब आप एक उपलब्ध संसाधन में एक साथ 2 समान साधनों, 2 समान साधनों का एक जैसा उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप समान उपयोग करेंगे साधनों का, मतलब दाल की भी उतनी ही इकाई उत्पादित करना चाहेंगे और y की भी उतनी ही उत्पादित इकाई करना चाहेंगे सेम, तो वहां पर उत्पादन संभावना वक्र का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सारे साधनों का जब आप पूर्ण उपयोग कर रहे होते हैं और उन साधनों में से कुछ साधन का त्याग करके अन्य उत्पादन शुरू करते हैं, जब उत्पादन संभावना वक्र लागू होता है, अर्थात वर्तमान साधनों में कमी और नए साधनों को उसमें लगाना, उनमें वृद्धि करना, जब जाके ये उत्पादन संभावना, मतलब y के वर्तमान साधन में हम कमी करते जाएंगे तब x का साधन बढ़ते जाएंगे और उसका उत्पादन भी बढ़ते जाएगा और ये स्थिति बनेगी। ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ये उत्पादन संभावना वक्र है और ये उत्पादन संभावना अनुसूची है। उत्पादन संभावना अनुसूची देखें और उसके आधार पर इसको बनाएं। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले y और x की लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर हमें संख्या उठानी है 10, 8, 6, 4, 2, 0 या ऐसे उतार लो 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये इसका उच्चतम उत्पादन है, पूर्ण उत्पादन, पूर्ण साधन का उपयोग हो रहा है। लेकिन हम अब x y के साथ x का उत्पादन चाहते हैं, तो हमने क्या करा, इसके साधन में कमी करी और इधर उत्पादन बढ़ा दिया, इसके साधन बढ़ा दिए, फिर इसके साधन में कमी करी, इधर साधन बढ़ा दिया, फिर इसके साधन में कमी करी, इधर साधन बढ़ा दिया। इस तरीके से जैसे जैसे हम y के साधनों में कम करते जाएंगे, x के उत्पादन साधन बढ़ाते जाएंगे, तो y का उत्पादन कम होते जाएगा, x का उत्पादन बढ़ते जाएगा। एक सीमा ऐसी भी आ सकती है कि y का उत्पादन 0 हो जाए और x का उत्पादन 100% हो जाए, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, हमेशा याद रखें उत्पादन संभावना वक्र हमेशा दाईं ओर नीचे की ओर चलता है, नीचे की ओर झुकता है, हमेशा दाईं ओर नीचे की ओर उत्पादन संभावना वक्र गिरता हुआ नजर आएगा। नीचे की ओर उत्पादन संभावना वक्र गिरता है हमेशा, यहां से बनना शुरू होगा और ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं। उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर हमेशा गिरता हुआ प्रकट होता है, दिखाई देता है। ये अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मतलब ये इसका मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से नतोदर मतलब गिरता हुआ प्रकट होता है। इसके अलग ये आपके कॉम्बिनेशन अलग अलग दिखेंगे, ए से बी,
फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से यहां पर जाएंगे। डायरेक्ट ए से भी नहीं आएंगे, ठीक है। और इसमें प्रत्येक संयोग में समान साधन का उपयोग अगर होगा, अगर समान साधन की वृद्धि होगी या समान साधन की दोनों तरफ से कमी होगी तो उत्पादन संभावना वक्र लागू नहीं होगा। उत्पादन संभावना वक्र तभी लागू होगा, इसकी मान्यताएं भी समझ में आ जाना चाहिए। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है कि एक समय विशेष में उपलब्ध साधनों में हम पर्याप्त साधनों का उपयोग कर रहे हो, वहां पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, वहां पर्याप्त उत्पादन के साधन उपलब्ध हो, समान मात्रा में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन लाया जा रहा हो, तभी उत्पादन संभावना वक्र लागू होगा। मतलब एक साधन में वृद्धि हो तो दूसरे में कमी होना चाहिए, दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी अगर होगी तो उत्पादन संभावना वक्र लागू नहीं होगा और एक समय विशेष में ही लागू होगा। अगर उसमें उन्नत तकनीक का आप उपयोग करने लग जाओगे, अगर उसमें तुम अतिरिक्त श्रम लगा दोगे, अगर अतिरिक्त संसाधन लगाओगे तो वहां उत्पादन संभावना वक्र लागू नहीं होगा। उपलब्ध संसाधनों में ही आपको ये संयोगों का उपयोग करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवसर लागत। चलिए, अभी अपन ने पढ़ा उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र दो संयोगों के बीच में जो हम साधनों का परिवर्तन करते हैं, हस्तांतरण करते हैं और एक उत्पादन को त्याग करके दूसरा उत्पादन उत्पादित करते हैं तो उसको उत्पादन संभावना वक्र बना कहते हैं। अब हम बात करें अवसर लागत। अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र का ही एक दूसरे तरीके से समझाई गई बात है। अवसर लागत को हम वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत, विस्थापन लागत के नाम से भी जानते हैं। वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत, विस्थापन लागत, ये अवसर लागत के अलग अलग नाम हैं। अवसर का मतलब आप समझते हैं अपॉर्चुनिटी कि भाई हमको कोई अवसर मिल जाए कोई चीज, लेकिन कोई अवसर आपको कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो जो आपको त्याग करना पड़ेगा उस अवसर को प्राप्त करने के लिए वो अवसर लागत। आपको किसी वस्तु के लिए कुछ देना पड़ेगा प्राप्त करने के लिए तो वो उसकी लागत। ऐसे ही यहाँ अगर आपको कोई अवसर प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या त्याग करना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो अवसर। अगर हमको एक उत्पादन चाहिए तो दूसरा उत्पादन छोड़ना पड़ेगा, या एक उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरा उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो जो उत्पादन हम कम कर रहे हैं वो नए उत्पादन की अवसर लागत बन जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं 5,000 रुपये महीने की कोई नौकरी कर रहा हूँ और मुझे कोई 10,000 रुपये महीने की ऑफर कर रहा है, तो मुझे 5,000 की नौकरी छोड़कर अगर मैं 10,000 की नौकरी प्राप्त करता हूँ तो वो 5,000 रुपये उस 10,000 की नौकरी की लागत है, क्योंकि मैंने उस 10,000 की नौकरी प्राप्त करने के लिए 5,000 की नौकरी का त्याग किया, तो 5,000 रुपये उसकी लागत बन गई। मतलब 10 कमाने के लिए 5 का नुकसान। उल्टा भी कर सकते हैं कि आपको 5 कमाने के लिए 10 का नुकसान कर दिया आपने, 10 वाली नौकरी छोड़ दी, 5 वाली ले ली, तो वो भी अवसर लागत कहलाएगी। लेकिन अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम किस तरीके से अपने साधनों का उपयोग करते हैं जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। तो यहाँ पर जब हम अवसर लागत की बात कर रहे हैं तो एक आपके सामने जैसे डायग्राम बना है कि मान लीजिए कि हम कोई उत्पादन अभी यहाँ कर रहे हैं, तो x का उत्पादन तो 0 है, हम y का उत्पादन कर रहे हैं 100%, या 100% उत्पादन कर रहे हैं हम y का, तो x का उत्पादन अभी क्या हो गया 0। लेकिन हमने x का उत्पादन P1 लाना चाहा, मतलब x का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, P1 से X1 पे ला रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां लाना पड़ेगा, y को y1 पे लाना पड़ेगा। मतलब क्या करा हमने, X1 का उत्पादन लेने के लिए
y से y1 तक त्याग किया, 0 से x1 तक उत्पादन लाने के लिए y से y1 तक जो हमने त्याग किया, ये इस उत्पादन की अवसर लागत है। ये जो हमने उत्पादन किया, ये इसकी अवसर लागत ये है। y से y1 जो गए, ये p1 से x1 की अवसर लागत है। ठीक है, अब हम y अगर इसको p1 से p2 पर लाना चाहते हैं, x का उत्पादन ये बढ़ाना, अभी हमने ये x का उत्पादन बढ़ाया, अब हम x का उत्पादन ये बढ़ाना चाहते हैं, p1 से p2 पर आना चाहते हैं, यहां आना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको? y1 से y2 पर आना पड़ेगा। मतलब हमारी क्या स्थिति बन जाएगी कि हमने इतना त्याग किया जब इतना उत्पादन इधर बढ़ा। y के साधनों का जितना आप त्याग करते जाएंगे, उतने आपको इधर उत्पादन x का बढ़ता जाएगा। तो एक उत्पादन लेने के लिए दूसरे वस्तु के साधनों का हम जो त्याग करते हैं, वो त्याग उत्पादित वस्तु की अवसर लागत बन जाती है। उदाहरण के लिए कि मैं अगर 10,000 कमाने के लिए एक 5,000 रुपए की नौकरी छोड़ देता हूं, यदि मेरे को 5,000 रुपए से कम कहीं मिलेगा तो मैं वो 5,000 की नौकरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उस अवसर को त्याग नहीं करूंगा, है ना। मैं वो चीज प्राप्त नहीं करूंगा। अगर मेरे को कोई 5,000 के बदले 5,000 दे रहा है, भाई मेरे को कहीं नौकरी में 5,000 मिल रहा है, मेरे गांव में मैं खेती करता हूं तो 5,000 मिलते हैं, तो मैं उस 5,000 की नौकरी छोड़ के अपने गांव में खेती करने आ सकता हूं, क्योंकि मेरे को समान मात्रा में लाभ मिल रहा है। जितना हम त्याग कर रहे हैं उतना ही हमको अन्य लाभ मिले या उससे ज्यादा मिलता है, तो उसको हम उसकी अवसर लागत बोलते हैं कि हमने इतना प्राप्त करने के लिए इतना त्याग किया। ये त्याग जो है लागत है उस प्राप्त की जाने वाली वस्तु की, इसलिए उसको अवसर लागत कहते हैं। हम वो 10,000 कमाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए 8,000 छोड़ रहे हैं, तो ये 8,000 और 10,000 की अवसर लागत है। ठीक है, तो ये हमने इस टॉपिक में आपके जो पूरे कंटेंट मैंने 2 लेक्चर में कवर कर लिए हैं, आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपनी बुक्स में भी इसको रीड करें, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको अपनी बुक्स में रीड करें। थैंक यू।